जय हिंद साथियों। आज हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो कि अप्रैल मंथ 2024 में हुई है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी नई एफडीआई लिमिट्स लागू की हैं सैटेलाइट रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, किसने अनाउंस की है, किसने नोटिफाई की है? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये नोटिफाई किया है नई एफडीआई लिमिट्स सैटेलाइट रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए। एफडीआई क्या होता है? तो एफडीआई क्या होती है? एफडीआई कोई बाहर से पैसा आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो उसको हम एफडीआई कहते हैं। किसी हार्ड बिजनेस में पैसा आता है तो हम उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उसी के ऑपोजिट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है। अगर किसी शेयर्स में या 10% से कम इन्वेस्टमेंट होती है, कोई कंपनी है मान लीजिए 100 रुपये, उसमें 10% से कम की इन्वेस्टमेंट को हम एफआईआई बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और 10 रुपये के बाद अगर वही 10% से ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट होती है तो उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जनरली देखा ये जाता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में प्लांट मशीनरी, तो ये फिक्स्ड कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट की जाती है, इसीलिए इसको स्टेबल कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो एफडीआई की नई लिमिट्स आई हैं सैटेलाइट रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। तो देख लेते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो सबसे पहले 100% एफडीआई लिमिट लगाई, मतलब कोई भी लिमिट नहीं है, 100% इन्वेस्टमेंट अलाउड है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स एंड सिस्टम्स, सब सिस्टम्स फॉर सैटेलाइट ग्राउंड मैनेजमेंट एंड यूजर सेगमेंट। तो सैटेलाइट के कंपोनेंट्स में, उनके ग्राउंड सेगमेंट में और यूजर सेगमेंट में 100% एफडीआई अनाउंस किया गया है ऑटोमेटिक रूट में। ठीक है, एक ऑटोमेटिक होता है और एक अप्रूवल रूट होता है। अप्रूवल रूट में क्या होता है साथियों? अप्रूवल रूट में गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे में 74% एफडीआई लिमिट कहाँ तक है, कौन से सेगमेंट में? तो सैटेलाइट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशंस में, सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट्स में और ग्राउंड सेगमेंट और यूजर सेगमेंट में। ठीक है, यहाँ पे सैटेलाइट का मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, कंपोनेंट्स उनके मैन्युफैक्चर किए जा रहे थे। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशंस सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट्स के लिए 74% तक की एफडीआई लिमिट को अप्रूवल मिली है। ठीक है, और इसके बाद 74% जाने के बाद क्या होगा? गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें 100% अलाउड नहीं है, पर 74% के एफडीआई के बाद गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट अलाउ कर देती है, अप्रूव कर देती है, तो आप 100% तक कर सकते हैं। अगर नहीं करती है तो आप 75% तक ही लिमिट रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 100% हो गया, ये 74% हो गया। इसके बाद 49% किस में अलाउड है? लॉन्च व्हीकल्स एंड एसोसिएटेड सिस्टम्स में। ठीक है, जो भी लॉन्च व्हीकल्स होंगे, जैसे हमारे पीएसएलवी हैं, जीएसएलवी हैं, इनमें अगर कोई इन्वेस्टमेंट आना है तो वो 49% तक ही आएगा उस ऑटोमेटिक रूट से। उसके बाद बियॉन्ड 49% क्या होगा? गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, किस सेगमेंट में 49% तक ऑटोमेटिक अप्रूवल है? तो लॉन्च व्हीकल्स एंड एसोसिएटेड सिस्टम्स स्लैश सब सिस्टम्स में, क्रिएशन ऑफ स्पेस पोर्ट्स फॉर लॉन्चिंग एंड रिसीविंग स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, तो लॉन्च व्हीकल्स में और स्पेस क्राफ्ट की लॉन्चिंग और रिसीविंग वाले जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे, स्पेस पोर्ट्स डेवलप होंगे, उनमें 49% तक की लिमिट लगाई गई है। ठीक है, ऑटोमेटिक रूट जो है 49% है, बियॉन्ड दैट गवर्नमेंट अप्रूवल वुड बी रिक्वायर्ड। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो 100% अप्रूवल कहाँ पे है? जब कोई सैटेलाइट्स की सिस्टम्स या सब सिस्टम्स को मैन्युफैक्चर करना हो, सैटेलाइट के कंपोनेंट्स को ग्राउंड सेगमेंट देखना हो या यूजर सेगमेंट देखना हो, तो 100% अलाउड है। ठीक है, 74% ऑटोमेटिक अप्रूवल किस में है? सैटेलाइट्स की मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशंस में और सैटेलाइट के डेटा प्रोडक्ट्स में, जिसमें ग्राउंड सेगमेंट और यूजर सेगमेंट भी इन्वॉल्व होगा, उसमें 74% अप्रूवल अलाउड है, ऑटोमेटिक अप्रूवल है। 49% ऑटोमेटिक अप्रूवल किस में है? लॉन्च व्हीकल्स और स्पेस पोर्ट्स में। ठीक है, लॉन्च व्हीकल्स और स्पेस पोर्ट्स में 49% अलाउ किया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 74% के बाद या 49% के बाद इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती है, पर उसके बाद गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या है, सिस्टम्स में जब भी कोई कंपोनेंट या उसका सिस्टम डेवलप होगा सैटेलाइट का, उसमें 100% एफडीआई लिमिट है। उसमें सरकार से इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं, 100% एफडीआई अलाउ है ऑटोमेटिक रूट से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने तीनों देख लिए, तीनों एक्टिविटीज़ देख ली, तीनों की एफडीआई लिमिट देख ली और तीनों का रूट देख लिया। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सीडीपी सुरक्षा की। नया प्लेटफॉर्म आया है जिसका नाम है सीडीपी सुरक्षा। सीडीपी क्या है? सीडीपी है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। सुरक्षा क्या है? सुरक्षा है सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस। ठीक है, जो लास्ट में एच है वही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस। तो इससे क्या होगा सीडीपी सुरक्षा से? तो सीडीपी सुरक्षा इसलिए बनाई गई है ताकि जो सब्सिडीज हैं हॉर्टिकल्चर फार्मर्स के लिए उनको आराम से डिसबर्स किया जा सके, कोई भी तकलीफ ना हो, कोई भी लीकेजेस ना हो और एकदम डायरेक्ट टारगेटेड सब्सिडीज एलोकेशन हो पाए। ठीक है, तो इसीलिए सीडीपी सुरक्षा को लाया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सीडीपी सुरक्षा क्या है। तो सीडीपी सुरक्षा जो है ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत सब्सिडीज का डिसबर्सल होगा। किस और सब्सिडीज ये किसको जाएगी? तो ये हॉर्टिकल्चर फार्मर्स को जाएगी। ठीक है, हॉर्टिकल्चर फार्मर्स को सब्सिडीज, हॉर्टिकल्चर फार्मर्स की सब्सिडीज को डिसबर्स करने के लिए सीडीपी सुरक्षा आई है। ठीक है, तो याद रखिएगा सीडीपी सुरक्षा का पर्पस क्या है? टू डिसबर्स सब्सिडीज टू हॉर्टिकल्चर फार्मर्स अंडर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अब फार्मर्स की बात है तो इसको लॉन्चिंग अथॉरिटीज की कौन सी होगी? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, तो ये शुरुआत के 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सीडीपी सुरक्षा। लॉन्चिंग अथॉरिटी कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इसका पर्पस क्या होगा? इसका पर्पस होगा टू डिसबर्स सब्सिडीज टू हॉर्टिकल्चर फार्मर्स। ठीक है, मेथड क्या होगा? इंस्टेंट डिसबर्सल होगा टू फार्मर्स बैंक अकाउंट यूजिंग ई रूपी वाउचर्स। ठीक है, ई रूपी वाउचर्स का यूज करके जो है इंस्टेंट डिसबर्सल होगा। ई रूपी वाउचर्स क्या होते हैं? ये ऐसे वाउचर होते हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक काम के लिए ही यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, इस केस में जैसे हॉर्टिकल्चर सब्सिडीज के लिए ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, ई रूपी वाउचर्स में मान लीजिए 200 रुपए की सब्सिडी किसी को जानी है, किसी किसान को, तो वो 200 रुपए की सब्सिडी सिर्फ सब्सिडी के ही रूप में यूज की जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उसमें शराब की बोतल खरीद लिए या कहीं कुछ और भी यूज कर लिया, गए कपड़े खरीद लिए, नहीं, इसका सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस होता है ई रूपी वाउचर्स का। ठीक है, ई रूपी वाउचर्स का स्पेसिफिक पर्पस होता है, एक स्पेसिफिक चीज के लिए इसको यूज किया जा सकता है। इस केस में सब्सिडी को लेने के लिए ये यूज किया जाएगा ई रूपी वाउचर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा ई रूपी वाउचर्स का यूज होगा। ई रूपी वाउचर्स क्या है? तो ये वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म है दैट कैन बी रिडीम्ड विदाउट कार्ड्स और डिजिटल पेमेंट एप्स इंश्योरिंग सिक्योर ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म है, मतलब एक ही बार जैसे सब्सिडी देनी है तो एक बार में चली गई और एक बार में पहुंच गई, तो ये वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म है। ठीक है, प्रीवियस सिस्टम में क्या होता था? पहले क्या होता था? पहले किसानों को, जो भी हॉर्टिकल्चर फार्मर्स हैं, उनको पहले मटेरियल्स खरीदना पड़ता था, फिर उनकी सब्सिडी रिलीज होती थी। ठीक है, अब इससे कोई मतलब नहीं है। सीडीपी सुरक्षा क्या है? जैसे ही मटेरियल खरीदा हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस ने, मान लीजिए खाद खरीदी या कुछ और भी पेस्टिसाइड्स खरीदे, फर्टिलाइजर खरीदा किसी भी चीज़ के लिए, तो उनको तुरंत अपफ्रंट सब्सिडी मिल जाएगी ई रूपी वाउचर्स के रूप में। ठीक है, तो याद रखिएगा ई रूपी वाउचर्स का यूज होगा। इसमें बैंक्स कौन कौन से इन्वॉल्व है? तो एचडीएफसी बैंक इन्वॉल्व है, आईसीआईसीआई बैंक इन्वॉल्व है और एसबीआई इन्वॉल्व है और बैंक ऑफ बड़ौदा इन्वॉल्व है फॉर जनरेटिंग ई रूपी वाउचर्स। ठीक है, तो सीडीपी सुरक्षा के वाउचर्स कौन कौन जनरेट करेगा? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, तो आपको याद रखना है सारे बैंक नहीं इन्वॉल्व है, अभी सिर्फ 4 ही बैंक इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं फॉर जनरेटिंग ई रूपी वाउचर्स अंडर सीडीपी सुरक्षा। ठीक है, एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं क्या है ये। तो सीडीपी सुरक्षा क्या है? इंस्टेंट डिसबर्सल सब्सिडीज प्रोग्राम है हॉर्टिकल्चर फार्मर्स के लिए, सीडीपी सुरक्षा। ठीक है, लॉन्चिंग अथॉरिटी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है। पर्पस हम लोग ने देख लिया, सब्सिडीज को डिसबर्स करने के लिए। ठीक है, किससे होगा? तो ई रूपी की मैकेनिज्म से होगा। ई रूपी जनरेट कौन कौन करेगा? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की ओर। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या किया है? लॉन्च किया है इंडिया का पहला होम ग्रोन शिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। ठीक है, कार्ट सेल थेरेपी लॉन्च की गई है। ठीक है, कार का यहाँ क्या मतलब है? शिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। ठीक है, शिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर कार्ट सेल थेरेपी जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे कैंसर का ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, आप जानते होंगे कैंसर जैसी बहुत बड़ी बीमारी है और उसके इलाज के लिए बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। जनरली इतना आम आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो कैंसर के ट्रीटमेंट में इतना ज़्यादा फंड को डिप्लॉय कर सके। ठीक है, तो इस फंडिंग समस्या को दूर करने के लिए एक ऐसी थेरेपी
लाई गई है जो कि काफ़ी सस्ती है, मतलब अभी जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनके कंपैरिजन में। और इसको किसने बनाया है? इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने बनाया है, ठीक है, IIT बॉम्बे ने इसको बनाया है, जिसका नाम है शिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, कार्ड सेल थेरेपी। याद रखिएगा, कार्ड सेल थेरेपी किसके लिए यूज होगी? तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होगी। किसने बनाया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ मिलकर ये बनाया है, ठीक है। It is developed through collaboration between IIT Bombay, Tata Memorial Hospital, Mumbai, in association with industry partner Immunoadaptive Cell Therapy Private Limited, ImmunoACT, ठीक है। तो ImmunoACT जो कि IIT बॉम्बे इंक्यूबेटेड कंपनी है, उन्होंने कार्ड टी सेल थेरेपी को बनाया है, ठीक है। ये क्या करेगी? ये कैंसर को फाइट करेगी, कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत असरदार होगी, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट अभी थोड़े दिन पहले ही इसका वो हुआ था, ट्रायल रन हुआ था, जो कि सक्सेसफुल हो गई है, ठीक है। तो बहुत ही प्रॉमिसिंग ये नई टेक्निक है, नई कैंसर ट्रीटमेंट है, जिसको IIT बॉम्बे ने बनाया है। तो इंडिया इज वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज टू हैव इट्स इंडिजिनस कार्ड टी सेल थेरेपी, ठीक है। कार्ड टी सेल थेरेपी जो कि इंडिजिनसली ग्रोन है, मतलब इंडिया ने स्वदेशी निर्मित है, इंडिया के IIT बॉम्बे ने डेवलप किया है इन कोलैबोरेशन में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एंड ImmunoACT, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये किसके लिए ट्रीटमेंट है? ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए नई थेरेपी बनाई गई है, जिसका नाम है कार टी सेल थेरेपी। कार टी सेल थेरेपी, कार का क्या फुल फॉर्म है देख लीजिए, शिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, ठीक है। और ये किसने बनाया है इसको? तो IIT बॉम्बे ने इसको बनाया है इन एसोसिएशन विद टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एंड ImmunoACT, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक नया प्रोग्राम आया है जिसका नाम है स्टार्ट, ठीक है। तो आपको याद रखना है, एक नया प्रोग्राम आया है जिसका नाम है स्टार्ट। स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, ठीक है। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, याद रखिएगा, स्टार्ट, ठीक है। इसको किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्चिंग अथॉरिटी है इसरो ने, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करेगा, तो ये अवेयरनेस ट्रेनिंग देगा, कहाँ पे? किसके लिए? स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए। स्पेस से रिलेटेड जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट्स हैं उनको अवेयर करने के लिए ऐसी ट्रेनिंग देगा। कौन देगा? इसरो देगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनकी टारगेट ऑडियंस कौन कौन सी होगी? तो जो भी पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं या जो फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं इन फिजिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो भी इन्वॉल्व है फिजिकल साइंसेज और टेक्नोलॉजी में, वो क्या करेंगे? वो इस ट्रेनिंग का पार्ट हो सकते हैं। ट्रेनिंग का क्या नाम है? तो ट्रेनिंग का नाम है स्टार्ट, ठीक है। ध्यान देना है, लॉन्चिंग अथॉरिटी कौन सी है? लॉन्चिंग अथॉरिटी है इसरो। प्रोग्राम का ड्यूरेशन 2 महीने का होगा, अप्रैल एंड मई 2024। इसका पर्पस क्या होगा? ये एनकरेज करेगा यंगस्टर्स को अपना करियर परस्यू करने में, कहाँ पे? स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में, ठीक है। एरियाज क्या क्या होंगे? तो एस्ट्रोनॉमी होगी, एस्ट्रोफिजिक्स होगी, हीलियोफिजिक्स होगी, सन अर्थ इंटरैक्शन होगा, इंस्ट्रूमेंटेशन होगा और एरोनॉमी होगी, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें एरिया की कवर की जाएंगी स्टार ट्रेनिंग के अंतर्गत, ठीक है। एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या हैं? जो भी नई फैसिलिटीज हैं स्पेस साइंस की, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ की, और जो भी स्किल इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों में, उन सब के लिए अवेयरनेस कराई जाएगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? पहला तो नाम याद रखना है, स्टार्ट। स्टार्ट किससे रिलेटेड है? तो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग से रिलेटेड है। इसकी लॉन्चिंग अथॉरिटी कौन सी है? इसकी लॉन्चिंग अथॉरिटी है इसरो। कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? तो पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो भी फिजिकल साइंसेज और टेक्नोलॉजी में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ये लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इसका प्रोग्राम का ड्यूरेशन क्या होगा? 2 महीने का प्रोग्राम होगा, अप्रैल और मई 2024, ठीक है। की एरियाज क्या क्या होंगे? की एरियाज होंगे एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, हीलियोफिजिक्स, सन अर्थ इंटरैक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन और एरोनॉमी, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्टार्ट किसने प्रोग्राम शुरू किया है? तो इसरो का ये प्रोग्राम है, 2 महीने का प्रोग्राम है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे 2 छोटी छोटी इवेंट्स है, देख लेते हैं। तो 2550th भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव के अंतर्गत क्या हुआ है? यहाँ पे कॉमेमोरेटिव स्टैम्प और कॉइन लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने क्या किया है? इसको इनॉग्रेट भी किया है, 2550th भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव को, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन सा ये निर्वाण महोत्सव है भगवान महावीर का? तो 2550वां, ठीक है। 2550th भगवान महावीर निर्वाण
निर्माण महोत्सव सेलिब्रेट किया गया। इसके अंतर्गत क्या हुआ, इसके अंतर्गत कॉमेमोरेटिव स्टैम्प और कॉइन को लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था ये, तो न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो बस इतना ही जानना है, इसके अलावा और कुछ नहीं जानना है। ठीक है, एक नया इवेंट है जिसका नाम है एक्सपेरिमेंटल लाइसेंसिंग मॉड्यूल फॉर 100 5G लैब्स। ठीक है, इसको किसने लॉन्च किया है, इसको IIT मद्रास ने लॉन्च किया है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस मॉड्यूल फॉर 100 5G लैब्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस मॉड्यूल फॉर 100 5G लैब्स को किसने लॉन्च किया है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने लॉन्च किया है। इससे क्या होगा, इसका पर्पस क्या है, ये सिंप्लीफाई करेगा एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स फॉर 100 5G लैब्स अक्रॉस एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस मॉड्यूल फॉर 100 5G लैब्स किसने लॉन्च किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने। और कौन सा भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव सेलिब्रेट किया गया है, तो 2558। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की ओर। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, इंडिया का पहला मल्टीपर्पस ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आपको बस इतना जानना है ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है। इंडिया का पहला मल्टीपर्पस ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो ये जाखरी हिमाचल प्रदेश में किया गया है। ठीक है, जाखरी हिमाचल प्रदेश में ये लॉन्च किया गया है इंडिया का पहला मल्टीपर्पस ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, और इसकी पावर क्या रहेगी, तो ये 1500 मेगावाट का है। ठीक है, 1500 मेगावाट का इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। कहाँ पे, जाखरी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वन व्हीकल वन फास्टैग से रिलेटेड। तो 1 अप्रैल 2024 से ये कानून जो है लागू हो जाएगा। NHAI का वन व्हीकल वन फास्टैग, मतलब एक व्हीकल पे एक ही फास्टैग लगेगा। ठीक है, या ऐसे कहें एक फास्टैग एक ही व्हीकल के लिए एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं है एक फास्टैग से आप 3-4 गाड़ियां चला रहे हैं। ठीक है, अगर 3-4 गाड़ियां हैं तो आपके पास 3-4 फास्टैग होने चाहिए। ठीक है, तो NHAI के वन व्हीकल वन फास्टैग रूल आ चुका है 1 अप्रैल 2024 से। ठीक है, ये क्या करेगा, ये डिस्करेज करेगा प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग सिंगल फास्टैग फॉर मल्टीपल व्हीकल्स और लिंकिंग मल्टीपल फास्टैग्स टू वन व्हीकल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मतलब जो सिंगल फास्टैग कई मल्टीपल गाड़ीज में यूज होते हैं, मल्टीपल व्हीकल्स में यूज होते हैं, या मल्टीपल फास्टैग्स एक ही व्हीकल में यूज होने की प्रैक्टिसेस जो हैं उनको डिस्करेज करेगा। बस एक व्हीकल और एक फास्टैग यहाँ पे रूल लागू होगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 से। ठीक है, अभी हाल ही में कई प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि GI टैग क्या होता है, उसके बाद देखेंगे किस स्टेट के किस प्रोडक्ट को GI टैग मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा यहाँ पे GI टैग क्या होता है। तो GI टैग क्या है, ये एक नेम या साइन है जो कि प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। ठीक है, कोई करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का पर्टिकुलर नेम हो या साइन हो जो कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक लोकेशन या ओरिजिन से आ रहा हो, उसको GI टैग कहते हैं। ठीक है, कोई पर्टिकुलर टाउन की पर्टिकुलर चीज़ है बहुत फेमस है, उसको GI टैग मिल सकता है। किसी रीजन की या किसी कंट्री की, जैसे कंट्री में बासमती राइस इंडिया का बहुत फेमस है। ठीक है, तो ये मतलब पूरी कंट्री के लिए ये GI टैग इसको मिला है बासमती राइस को। किसी टाउन के लिए, जैसे कि मान लीजिए दार्जिलिंग की टी है, वो दार्जिलिंग एक टाउन है, वहाँ से टी निकलती है, उसको GI टैग मिला है। ठीक है, तो अब आप हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे GI टैग का क्या मतलब होता है। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर साइन यूज़ किया जाए किसी प्रोडक्ट पे और वो कोई प्रोडक्ट पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन या एक पर्टिकुलर ओरिजिन से ही ओरिजिनेट होगी तो उसको GI टैग कहेंगे। तो अगर उसको कोई साइन मिल जाता है, उसको कोई टैग मिल जाता है, तो उसको हम लोग GI टैग कहेंगे। ठीक है, ये कहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स में, इंटरनेशनल रूल्स में, ये ट्रिप्स एग्रीमेंट में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो GI टैग को एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के रूप में देखा जाता है और ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंतर्गत इसको रिकॉग्निशन मिला हुआ है। ठीक है, इंडिया ने कब इसको लागू किया, इंडिया एनेक्टेड GI ऑफ गुड्स एक्ट 1999। ठीक है, तो इंडिया ने GI टैग्स को रजिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने 1999 में एक एक्ट बनाया था जिसको जो इफेक्टिव हुआ 2003 में। ठीक है, तो आपको याद रखना है GI टैग्स का जो रूल है या जो भी लेजिस्लेशन है, जो भी पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, वो कब आया है, तो वो 99 में आया है। किस नाम से, जनरल ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ठीक है, तो इंडिया ने 1999 में GI टैग्स वाला जो एक्ट है वो लागू किया था। ठीक है, सबसे
सबसे पहले इंडियन जीआई टैग किसको दिया गया था? तो दार्जिलिंग की चाय है, आप जानते होंगे बहुत फेमस है, सबसे पहला जीआई टैग उसी को मिला था। ठीक है, अब जीआई टैग क्या हो गया? जीआई टैग को वैलिड कर दिया गया है, दार्जिलिंग टी के जीआई टैग को वैलिड किया गया है 2033 तक। ठीक है, देखिए ऐसे रिन्यू होता जाता है। ठीक है, 1999 में, सॉरी 2004 में मिला था, 10 साल के लिए ये एप्लीकेबल होता है। फिर 2014 में इसको रिन्यू करके 24 तक किया गया, अब 24 से रिन्यू करके 33 तक कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा अब कि 10 साल के लिए जीआई टैग्स एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, पहला इंडियन जीआई टैग किसको दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? ये हेरिटेज और यूनिकनेस, प्रोडक्ट्स की जो यूनिकनेस होती है उनको कंजर्व करता है। ठीक है, और उनकी मार्केटेबिलिटी को प्रमोट करता है। ठीक है, कोई दार्जिलिंग से चाय पी रहा है, तो दार्जिलिंग की चाय पी रहा है तो उसे समझ में आ जाएगा कि ये दार्जिलिंग की चाय है, तो इससे क्या है, ये यूनिक चाय है, इसलिए इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, क्या क्या जीआई के प्रोडक्ट्स के एग्जांपल्स हैं? दार्जिलिंग की टी, कश्मीर केसर, कश्मीरी सैफरन बहुत फेमस है, गोविंद भोग राइस बहुत फेमस है, मणिपुर का काला चावल बहुत फेमस है, बीकानेर की भुजिया बहुत फेमस है। तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स अपने आप में यूनिक है और एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन से निकले हैं। ठीक है, तो जो भुजिया बीकानेर में बन रही है उसी को जीआई टैग मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई प्रतापगढ़ में बन रही है, कोई पेरम्बदूर में बन रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो बीकानेर वाली भुजिया होंगी उन्हीं को जीआई टैग मिला है। ठीक है, अब इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? तो जीआई रजिस्ट्री है चेन्नई में, जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है चेन्नई में, जो एडमिनिस्टर करती है जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 अंडर द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये चेन्नई तमिलनाडु में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा, एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ने देखा जीआई टैग क्या है, तो ये एक टैग नेम या साइन है, किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन में कोई प्रोडक्ट बन रहा है अपनी यूनिकनेस के लिए, उसको जीआई टैग मिलता है। ठीक है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में कहाँ रिकॉग्नाइज है ये? तो ट्रिप्स एग्रीमेंट में इसका रिकॉग्निशन है। ठीक है, इंडिया में कब आया ये? तो इंडिया में जीआई ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अंतर्गत आया ये। ठीक है, पहला इंडियन जीआई टैग क्या था? तो दार्जिलिंग टी था। ठीक है, उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है जीआई टैग्स का? तो यूनिकनेस है प्रोडक्ट की, उसको प्रिजर्व करता है, मार्केटेबिलिटी को प्रमोट करता है। एग्जांपल्स क्या क्या थे? कश्मीरी सेफरन, बीकानेरी भुजिया, मणिपुर ब्लैक राइस, तो ये सब एग्जाम्पल्स हो गए जीआई टैग्स के। जीआई टैग्स को एडमिनिस्टर कौन करता है? तो रजिस्ट्री है जीआई टैग्स की रजिस्ट्री चेन्नई में, जो जीआई टैग्स के रिकॉग्निशन और डी रिकॉग्निशन को देखती है। ठीक, अब बढ़ते हैं जो अभी हाल ही में जीआई टैग्स जिन प्रोडक्ट्स को दिए गए हैं और वो कहाँ से आते हैं, किन स्टेट से आते हैं, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये देखिए पूरी एक लिस्ट है आसाम की जीआई प्रोडक्ट्स की। ठीक है, आसाम के जीआई प्रोडक्ट्स की बीहू ढोल, जापी, सरथबरा मेटल क्राफ्ट, पानी मटका क्राफ्ट, आशिर कांडी टेराकोटा क्राफ्ट, थोरका, सीफुंग, खाम, सरजा, जोठा, गोनगना, मिसिंग हैंडलूम प्रोडक्ट्स, दोखना, एरी सिल्क, जोमाग्रा, गमछा, गोंगर टुनीजा और केरदा पिनी। ठीक है, तो देखिए कहाँ का कौन कौन सी कैटेगरीज में, देखिए ये गुड्स हैं, ढोल तो गुड होता है, आप जानते हैं ढोल जो बजाया जाता है। हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स हो गए, कौन कौन से? पानी मटका क्राफ्ट, सरथा बेरी क्राफ्ट, जोथा, गौनगना। ठीक है, उस पर टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड किए जाते हैं जीआई टैग्स में। हैंडलूम प्रोडक्ट्स हो गए, दोखना हो गया, सिल्क प्रोडक्ट हो गया, तो ये टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हो गए। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी होते हैं, प्लांट, अर्ब, श्रब, ठीक है, गौंजार, दुनीजा, ये सब सारी जीआई टैग्स में आते हैं। ठीक है, तो जीआई टैग्स किनको मिल सकता है? किसी भी चीज़ को मिल सकता है, गुड्स को, हैंडीक्राफ्ट्स को, टेक्सटाइल्स को, एग्रीकल्चर्स को, किसी भी चीज़ को मिल सकता है अगर कोई पर्टिकुलर उसकी यूनिकनेस हो और एक पर्टिकुलर ओरिजिन पे ही वो बनाया जाता हो या मिलता हो, तो उसको जीआई टैग दिया जाता है। कुछ और जीआई टैग्स देख लेते हैं हम लोग। अब ये 4-5 जीआई टैग और हैं, तो त्रिपुरा के 2 जीआई टैग्स मिले हैं, किसको किसको? त्रिपुरा पचरा या रिंगनाई को, ये क्या है? टेक्सटाइल प्रोडक्ट है। और माताबरी पेड़ा, ठीक है, माताबरी पेड़ा जो कि स्वीट है, ये फूड स्टफ है, इसको भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, इसके बाद मेघालय का गारो डकमंडा जो कि टेक्सटाइल है। ठीक है, लारनाई पॉटरी जो कि हैंडीक्राफ्ट है, ये सब मेघालय से आ रही हैं। चुबिची, ये यहाँ पे राइस लीकर है। ठीक है, चावल की शराब, ये मैन्युफैक्चर्ड गुड है, इसको भी जीआई टैग मिला है। और लाकादोंग टर्मरिक, ठीक है, लाकादोंग टर्मरिक जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये सारा मेघालय से आता है, ये त्रिपुरा से आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा लारनाई पॉटरी किस स्टेट को बिलोंग करती है। ठीक है, तो लारनाई पॉटरी जो है वो मेघालय की है, जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा सारे जो भी हाल ही में जीआई टैग जिन जिन प्रोडक्ट्स को मिले हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है
नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड से संबंधित। तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को क्या किया गया है, अपग्रेड कर दिया गया है, इसका स्टेटस अपग्रेड कर दिया गया है फ्रॉम मिनी रत्न 1 टू नवरत्न स्टेटस। ठीक है, तो इनको नवरत्न स्टेटस प्राप्त हुआ है, इनको कन्फर किया गया है नवरत्न स्टेटस से। तो सबसे पहले देखना है ये काम कौन करता है, कौन कंपनीज को मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न की कैटेगरी में इंक्लूड करता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस जो अथॉरिटी है वो कैटेगराइज करती है कंपनीज को मिनी रत्न, महारत्न और नवरत्न के स्टेटस में। ठीक है, तो अभी हाल ही में मिनी रत्न से नवरत्न का स्टेटस प्राप्त हुआ है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को। ठीक है, याद रखिएगा मिनी रत्न 1 से नवरत्न स्टेटस मिला है। ठीक है, तो पुराना आपको याद रखना है, पुराना स्टेटस था इनका मिनी रत्न 1 और अब क्या नया स्टेटस है, तो नवरत्न हो गया है। ठीक है, नवरत्न हो गए हैं। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है नवरत्न स्टेटस पाने के लिए, तो ये क्या होना चाहिए, जो भी कंपनी नवरत्न स्टेटस को सीक कर रही है वो क्या होना चाहिए, वो मिनी रत्न 1 होनी चाहिए स्केड्यूल ए में, और उनकी जो MOU रेटिंग्स है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, कॉम्पोजिट स्कोर ऑफ 60 होना चाहिए। ठीक है, एबिलिटी टू इन्वेस्ट अप टू 1000 करोड़ विदाउट प्रायर अप्रूवल। ठीक है, अगर वो 1000 करोड़ विदाउट प्रायर अप्रूवल के कर सकती हैं तब उनको नवरत्न स्टेटस की कैटेगरी के लिए कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं इनकी, 1000 करोड़ इन वन प्रोजेक्ट, 15% ऑफ नेट वर्थ इन वन प्रोजेक्ट, या 30% ऑफ नेट वर्थ इन ऑल जॉइंट वेंचर्स या सब्सिडरीज में अगर ये इन्वेस्ट करती हैं तब इनको नवरत्न स्टेटस के लिए कंसिडर किया जाएगा। और बोर्ड की रिक्वायरमेंट होती है मस्ट हैव 4 इंडिपेंडेंट बोर्ड डायरेक्टर्स, अगर 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं तो भी किसी कंपनी को नवरत्न स्टेटस के लिए कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल कर दिया था नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने, इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को अपग्रेड कर दिया है मिनी रत्न से नवरत्न के स्टेटस पर। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे देखेंगे, पूरी लिस्ट देखेंगे कौन कौन सी कंपनीज किन किन ग्रुप में है, क्योंकि अक्सर ये पूछा जा सकता है कि कौन सी जो है कंपनी वो नवरत्न है या महारत्न है या मिनी रत्न है। ठीक है, उनके सारे क्राइटेरियाज हम लोग देखेंगे और कौन कौन सी कंपनीज उसमें इन्वॉल्व है हम लोग ये भी देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेटस मिलता है वो महारत्न स्टेटस होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो है वो महारत्ना की कैटेगरी है। ठीक है, इसको कौन असाइन करता है, तो अभी हम लोग ने देखा था डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, इनको फाइनलाइज कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, याद रखिएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नहीं फाइनलाइज करता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो महारत्न स्टेटस प्राप्त करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए, ये लिस्टेड होनी चाहिए इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, इनके पास नवरत्न स्टेटस होना चाहिए। ठीक है, एनुअल नेटवर्थ होनी चाहिए 10,000 करोड़ फॉर 3 years और एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 20,000 करोड़ कंजिक्यूटिवली फॉर 3 years। ठीक है, नेटवर्थ या तो 10,000 करोड़ होनी चाहिए या टर्नओवर होना चाहिए 20,000 करोड़ पिछले 3 सालों में। ठीक है, या नेट प्रॉफिट होना चाहिए 2,500 करोड़ पिछले 3 सालों में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नेटवर्थ होनी चाहिए 10,000 करोड़ या टर्नओवर होना चाहिए 20,000 करोड़ या प्रॉफिट होना चाहिए 2,500 करोड़ पिछले 3 सालों में, तभी महारत्न स्टेटस की कैटेगरी आपको मतलब किसी भी कंपनी को दी जाएगी। ठीक है, ग्लोबल प्रेजेंस होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमी होनी चाहिए। ठीक है, तो फ्री टू डिसाइड ऑन इन्वेस्टमेंट्स अप टू 15% ऑफ नेटवर्थ इन अ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें 13 कंपनीज हैं जो महारत्न स्टेटस जिनको मिला है। तो 13 कंपनीज हैं जिनको महारत्न का स्टेटस मिला है, देख लेते हैं कौन कौन सी है। आपको याद करना है, आप याद कर लीजिएगा, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड और NTPC लिमिटेड। ठीक है, तो ये जो 13 कंपनीज हैं इनको महारत्न स्टेटस प्राप्त हुआ है। ठीक है, महारत्न स्टेटस प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये कब बनी होंगी महारत्न स्टेटस के लिए, जब इनके पास 10,000 करोड़ का नेटवर्थ होगी या 20,000 करोड़ की एवरेज एनुअल टर्नओवर होगा या 2,500 करोड़ का प्रॉफिट होगा पिछले 3 सालों में, और इनकी इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमी होगी अप टू 15% ऑफ देयर नेटवर्थ इन अ प्रोजेक्ट, तब जाके महारत्न स्टेटस मिलता है। तो ये 13 कंपनीज हैं, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से रिलेटेड।
तो आप जानते हैं इंडिया अपना 85% तक का ऑयल जो है इंपोर्ट करता है, ठीक है। और इंपोर्ट डिपेंडेंसी से क्या होता है, हम बहुत वीक हो जाते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ऑयल नहीं है तो हम बहुत ही वीक हो जाते हैं, हमारी इकोनॉमी ऑलमोस्ट ठप हो जाती है। हम लोग ने ऑयल क्राइसिस 91 में देखा था कि कैसे इंडियन इकोनॉमी बहुत भयंकर तरीके से सफ़र कर रही थी, जिसके बाद से एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो पेट्रोलियम एज ए कमोडिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ को हम चाहेंगे कि हम लोग प्रिजर्व करें, ताकि कोई ऐसा अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेज आ जाए तो हम उसको आसानी से उन पे सेल थ्रू हो सके, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया गया है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसे रिजर्व बना लिए हैं जहाँ पे पेट्रोल हम लोग स्टोर करते हैं, ऑयल स्टोर करते हैं, ठीक है। तो अभी तक ये काम गवर्नमेंट का था, अब ये काम प्राइवेटली मैनेज बॉडीज़ को भी दिया जा रहा है, ताकि वो नए सिरे से स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को मैनेज कर सकें, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इंडिया टू बिल्ड इट्स फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, ठीक है। तो पहला प्राइवेटली मैनेज स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है कंप्लीट किया जाएगा कहाँ पे, तो ये पादुर कर्नाटका में, ठीक है। पादुर कर्नाटका में इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, तो 2.5 मिलियन टन की इसकी कैपेसिटी होगी, ठीक है। 2.5 मिलियन टन की कैपेसिटी कहाँ पे, पादुर कर्नाटका में ये डेवलप किया जाएगा। और ये कब तक कंप्लीट होगा, ये 29-30 तक कंप्लीट हो जाएगा, 2029-30 तक इसको कंप्लीट किया जाएगा। क्या चीज़, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, ठीक है, जो कि प्राइवेटली मैनेज होगा, ठीक है। फेज़ 1 कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ था, इंडिया ने फेज़ 1 में 3 जगह कंस्ट्रक्ट किया था, जहाँ पे क्या हुआ था, जो कि वो गवर्नमेंट मैनेज थी, ठीक है। गवर्नमेंट मैनेज स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व था, जो कि 3 लोकेशंस पे था। कहाँ पे, विशाखापट्टनम में 1.33 मिलियन टन्स का था, मैंगलोर में 1.5 मिलियन टन्स का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व था, और पादुर में 2.5 मिलियन टन्स का स्ट्रैटेजिक रिजर्व था, ठीक है। ये सारे जो 3 रिजर्व थे ये गवर्नमेंट मैनेज थे, ठीक है। और अब जो नया बनेगा 2.5 मिलियन टन की कैपेसिटी के साथ पादुर कर्नाटका में ही वो प्राइवेटली मैनेज्ड रहेगा। और ये कब तक कंप्लीट होगा, तो ये 2029-30 तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एक बढ़ावा मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा, और गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो भी कम हो पाएगी, ठीक है। तो एक बार फिर जल्दी से देख लेते हैं, इंडिया टू बिल्ड फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, तो इंडिया पहला ऐसा रिजर्व बनाएगा जो कि प्राइवेटली मैनेज्ड होगा। अभी तक इंडिया ने बनाए हैं पेट्रोलियम रिजर्व, पर वो गवर्नमेंट मैनेज थे, वो स्टेट मैनेज थे, ना कि प्राइवेटली मैनेज थे, ठीक है। तो ये प्राइवेटली मैनेज स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कहाँ बनेगा, ये पादुर कर्नाटका में बनेगा। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होगी 2.5 मिलियन टन्स, ठीक है, 2.5 मिलियन टन्स। ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा, ये 29-30 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, 2029-2030 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। और जो इंडिया की गवर्नमेंट ने 3 लोकेशंस पे कंस्ट्रक्ट किया है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, वो कहाँ पे है, तो एक है विशाखापट्टनम में, एक है मैंगलोर में, और एक है पादुर में, ठीक है। तो ये दोनों कर्नाटका में है और ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादुर, ठीक है, ये कर्नाटका में, मैंगलोर भी कर्नाटका में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। यहाँ पे 2 एडिशनल इन्फॉर्मेशन से देख लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अप्रूव किया है टेकिंग ओवर ऑफ ऑपरेशंस ऑफ सितवे पोर्ट इन म्यांमार, ठीक है। तो आपको याद रखना है सितवे पोर्ट कहाँ पे है, म्यांमार ने, जिसकी ऑपरेशंस टेक ओवर की गई है MEA द्वारा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अप्रूव किया है फॉर इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को अप्रूव किया गया है कि वो सितवे पोर्ट के ऑपरेशंस को मैनेज कर पाए, ठीक है। ये कौन से रिवर पे है, तो ये कालादान रिवर पे है, ठीक है। कौन सी स्टेट में, रखाइन स्टेट म्यांमार में, ठीक है। याद रखिएगा सितवे पोर्ट कहाँ पे है, कालादान रिवर पे है, और रखाइन स्टेट म्यांमार में, ठीक है। तो MEA ने इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को अप्रूव किया है फॉर टेकिंग ओवर द ऑपरेशंस ऑफ सितवे पोर्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा सितवे पोर्ट कहाँ है, म्यांमार में है। कौन सी रिवर पे है, कालादान रिवर पे है। कौन सी स्टेट में है, रखाइन स्टेट म्यांमार में है, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है बिहार पोस्टल सर्कल से रिलेटेड। तो बिहार पोस्टल सर्कल ने रिलीज किया है स्पेशल कवर टू कमोमोरेट 250 ईयर्स ऑफ कॉपर टिकट, ठीक है। 250 ईयर्स किसके, कॉपर टिकट के। तो कॉपर टिकट को कमोमोरेट करने के लिए बिहार पोस्टल सर्कल ने एक स्पेशल कवर निकाला है, ठीक है। कॉपर टिकट को कमोमोरेट करने के लिए वर्ल्ड्स फर्स्ट पोस्टल टिकट फ्रॉम पटना बिहार, ठीक है। याद रखिएगा BPSC में डेफिनेटली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कितना वर्ष पूरा हुआ है, तो 250 साल पूरा हुआ है किसका, कॉपर टिकट का,
ठीक है, कॉपर टिकट का। ये कहाँ से रिलीज किया गया था? तो ये पटना बिहार से ये रिलीज किया गया था, पहला पोस्टल टिकट, वर्ल्ड का पहला पोस्टल टिकट, कॉपर टिकट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये कहाँ की इनिशिएटिव है? तो ये बिहार पोस्टल सर्कल का ये स्पेशल कवर है, कॉमोमोरेट करने के लिए 250 साल कॉपर टिकट को। ठीक है, एक बार फिर जल्दी से देख लेते हैं दोनों न्यूज़। तो सितवे पोर्ट का ऑपरेशंस लिया है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने। सितवे पोर्ट कहाँ है? सितवे पोर्ट है म्यांमार में। कौन से रिवर पे? कालादान रिवर पे। ठीक है, कालादान रिवर पे। ये न्यूज़ हो गई अपनी। दूसरी न्यूज़ है बिहार पोस्टल सर्कल ने 250 ईयर्स कॉमोमोरेट करने के लिए कॉपर टिकट की एक स्पेशल कवर रिलीज किया है। ठीक है, कॉपर टिकट कितने साल हो गए हैं? 250 साल हो गए हैं बिहार पोस्टल सर्कल में। ठीक है, ये वर्ल्ड का पहला पोस्टल टिकट था पटना बिहार से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। अब न्यूज़ में है नेशनल हाईवेज का कंस्ट्रक्शन। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने नेशनल हाईवेज को कंस्ट्रक्ट किया है और सबसे ज़्यादा बार कंस्ट्रक्ट करने वाला ये दूसरा मुकाम हासिल किया है। ठीक है, दूसरी बार सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवेज का कंस्ट्रक्शन हुआ है। ठीक है, कितने किलोमीटर का? तो 12,349 किलोमीटर का ये कंस्ट्रक्शन हुआ है। ठीक है, ये सेकेंड हाईएस्ट है सो फार। ठीक है, पहला हाईएस्ट कब था? पहला हाईएस्ट था 13,327 किलोमीटर का 21 में। ठीक है, 2021 में 13,327 किलोमीटर तक की हाईवे को कंस्ट्रक्ट किया गया था। उसके बाद से ये दूसरा ऐसा मौका है जब इतना हाई कंस्ट्रक्शन हुआ है नेशनल हाईवेज का। ठीक है, कितना हुआ है? 12,349 किलोमीटर। ठीक है, आपको ये डिजिट याद रखनी है, ये फिगर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12,349 किलोमीटर। ये कब बना है? तो ये 23-24 में ये बना है, कंस्ट्रक्ट हुआ है। सेकेंड हाईएस्ट फ्यूचर इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनल हाईवेज कंस्ट्रक्शन। इससे पहले पहली बार हिस्ट्री कब बनी थी? जब 2021 में जो है नेशनल हाईवे 13,327 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन हुआ था। ठीक है, उसके बाद FY23 में हुआ है 10,000 किलोमीटर लगभग। फिजिकल ईयर 22 में हुआ था 10,457 किलोमीटर्स और फिजिकल ईयर 20 में हुआ था 10,237 किलोमीटर्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है फिजिकल ईयर 24 में 12,349 किलोमीटर को कंस्ट्रक्ट किया गया है, नेशनल हाईवेज को कंस्ट्रक्ट किया गया है। और ये दूसरा मौका है जब इतना हाईएस्ट कंस्ट्रक्शन हुआ है। पहली बार कब हुआ था? पहली बार फिजिकल ईयर 21 में हुआ था। कितना हुआ था? 13,327 किलोमीटर हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, डेफिनेटली फिगर्स पूछ सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर से रिलेटेड। तो ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का जो स्टेटस है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कन्फर करती है ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर। और एक चीज़ क्या करती है, अभी हम लोग ने देखा था पीछे, तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो डिपार्टमेंट है वो कंपनीज को कैटेगराइज करता है नवरत्न स्टेटस में, महारत्न स्टेटस में और मिनीरत्न स्टेटस में। ठीक है, तो चलिए वो महारत्न की स्टेटस की बात हो गई। यहाँ पे ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर के सर्टिफिकेट की ग्रांट की बात हो रही है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ग्रांट किया है ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर टू इंडियाज जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडिया के जेम और ज्वेलरी सेक्टर को ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का दर्जा प्राप्त हुआ है, इनका स्टेटस मिला है। इससे क्या होगा? इसमें जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर में क्या होगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगी, टाइम रिड्यूस होगा, कॉस्ट रिड्यूस होगी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, मतलब ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर क्या क्या होते हैं? बहुत ही आसानी से जो एक बड़े प्लेयर्स होते हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे इसमें इंडिया जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर में एशियन स्टार है जिसको AEO रिसिपिएंट हुआ है। ठीक है, ये लीडिंग डायमंड और डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है जिनको AEO ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का स्टेटस मिल चुका है। ठीक है, ये इतने बड़े हैं, इनकी ऑपरेशंस इतने बड़े होंगे, इसलिए इनको क्या किया गया है? ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का स्टेटस दिया गया है, जिसके चलते क्या है, ये अपना बिजनेस बहुत अच्छी से कर सकते हैं। इनको रेगुलेटरी जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है उनसे वो कर दिया गया है, उनको मतलब रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इन पे लागू नहीं होंगी। जो भी पेपर वर्क है बहुत आसानी से हो जाएगा, तो इनकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, इनका टाइम बच जाता है। ठीक है, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर में उनको ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का स्टेटस मिल जाता है ताकि जो बिजनेस है बहुत आसानी से चल सके। ठीक है, AEO प्रोग्राम कब आया था? तो ये 2011 में कस्टम्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया था। ठीक है, इससे क्या होता है? ग्लोबल ट्रेड को फैसिलिटेशन मिलता है, इंटरनेशनल सप्लाई चेन सिक्योरिटी स्ट्रेंथन होती है,
जाए, लेजिटिमेट ट्रेड्स को बढ़ावा मिलता है, ये सब बातें होती है, ठीक है। और सिग्निफिकेंस क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस बढ़ता है, ठीक है, कार्गो रिलीज टाइम कम होता है, बैंक गारंटीज जो है लोअर हो जाती है, जब आपको पता है कि काम अच्छे से हो रहा है तो बैंक गारंटीज भी डिफॉल्ट नहीं होती हैं, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाता है, तो ये सब सारी बातें होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर का स्टेटस किसको मिला है, तो इंडिया जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर को मिला है, और इसके अंदर पहले रेसिपिएंट कौन है, एशियन स्टार, ठीक है, एशियन स्टार, ये कौन देता है, तो याद रखिएगा ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देती है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। यही पॉइंट होता है जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट हम लोग एक स्कीम के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, EMPS 2024, ठीक है। इसकी लॉन्च डेट क्या है, इसकी लॉन्च डेट है 1 अप्रैल 2024, और एंड डेट क्या है 31 जुलाई 2024, ठीक है। तो ये 2-3 महीने की स्कीम है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले कि ये 1 साल की स्कीम है, या दिस स्कीम विल एंड ऑन 2027, दिस स्कीम विल एंड इन 2027, तो आपको ये याद रखना है ये 2-3 महीने की स्कीम है, अप्रैल से जुलाई 2024 तक, ठीक है। इसकी प्रीसीडिंग स्कीम कौन सी थी, तो फेम 2 थी, ठीक है, फेम 2 क्या थी, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया विच एंड्स ऑन 31 मार्च 2024, ठीक है। तो इसकी स्कीम के फेम 2 स्कीम के जस्ट बाद ही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम को लॉन्च किया गया है, ठीक है। बजट आउटले कितना है इसका, तो 500 करोड़ का बजट आउटले है, याद रखिएगा छोटी सी स्कीम है इसलिए इतना कम बजट आउटले है, ठीक है, 500 करोड़ का, ठीक है। तो टारगेट क्या करेगा, ये किन व्हीकल्स को टारगेट करेगा, तो ये इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर्स को और इलेक्ट्रिकल 3 व्हीलर्स को इंक्लूडिंग रजिस्टर्ड ई रिक्शाज एंड कार्स, ठीक है। तो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स को ये टारगेट करेगा, आप ध्यान दीजिएगा ये 4 व्हीलर्स को टारगेट नहीं कर रहा है, ठीक है, बस कार ये सब टारगेट नहीं होंगे, बस 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स इंक्लूडिंग ई रिक्शा और कार्स को ये क्या करेगा, टारगेट करेगा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, ठीक है। इसमें सब्सिडी दी जाएगी फॉर 2 व्हीलर्स अप टू 10,000 पर इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, टारगेटिंग अप्रॉक्सीमेटली 3.35 लाख व्हीकल्स, ठीक है। तो 10,000 सब्सिडी मिलेगी 2 व्हीलर्स पे, 25,000 सब्सिडी मिलेगी 3 व्हीलर्स पे, ठीक है। स्मॉल 3 व्हीलर्स पे 25,000 और लार्ज 3 व्हीलर पे 50,000, ठीक है। तो ये 3 सेगमेंट है सब्सिडीज के, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के लिए 10,000, स्मॉल 3 व्हीलर्स के लिए, स्मॉल इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स के लिए 25,000, और लार्ज 3 व्हीलर्स के लिए, लार्ज इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स के लिए 50,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्वियसली एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, ठीक है। अब फेम के बारे में देख लेते हैं, कई बार हमारे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी स्कीम कब लॉन्च हुई है, तो उसमें मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको फेम 1 कब आई थी, फेम 1 आई थी 2015 में, ठीक है, टू प्रमोट इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, ठीक है। प्रमोट क्या चीज़ को प्रमोट करने के लिए, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए फेम 1 आया था 2015 में। इसके बाद फेम 2 आया था 2019 में, ठीक है, 2019 में 2024 तक ये चला था विद टोटल बजट आउटले ऑफ 10,000 करोड़, ठीक है। इसमें इंसेंटिव्स क्या क्या थे फेम 2 के अंदर, तो ई बसेस के लिए, मतलब 4 व्हीलर्स के लिए, 3 व्हीलर्स के लिए, 4 व्हीलर्स फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड कमर्शियल पर्पसेस के लिए जो है फेम यूज हुआ था, ठीक है। फेम 2 का यूज किस में था, टारगेट क्या था फेम 2 का, 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स, जबकि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम में टारगेट क्या है, 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बहुत ही अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से टेबुलर फॉर्म में लिखा गया है, ताकि आराम से रिटेंशन करने में कोई भी दिक्कत ना रहे, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम के बारे में। ये कब स्कीम आई है, ये 1 अप्रैल 2024 के लिए है। कब एंड होगी, 31 जुलाई 2024 तक ये एंड होगी, ठीक है। इसके पहले की जस्ट स्कीम कौन सी थी, तो इसके पहले की जस्ट स्कीम थी फेम 2, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, जो कि एंड हुई है 31 मार्च 2024 को। इस स्कीम का, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम का बजट आउटले कितना है, 500 करोड़, याद रखिएगा 500 करोड़। टारगेट व्हीकल्स कौन कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर्स और इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर्स, ठीक है। सब्सिडीज क्या क्या है, तो 2 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक सब्सिडीज के लिए कितनी सब्सिडी है, तो 10,000 की सब्सिडी है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स
के लिए। स्मॉल इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स के लिए 25,000 तक की सब्सिडी है, और स्मॉल लार्ज 3 व्हीलर्स के लिए 50,000 तक की सब्सिडी का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, फेम 1 कब आई थी? फेम 1 2015 में आया था। फेम 2 कब आया था? फेम 2 आया था 2019 में। और अथॉरिटी कौन सी मिनिस्ट्री है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, नाम एकदम से दिमाग से निकल गया साथियों, ध्यान दीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी मशीनरीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये इसकी मिनिस्ट्री है। ठीक है, फेम की मिनिस्ट्री है, और इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम की भी ये मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, इंसेंटिव्स अंडर फेम 2 क्या था? तो 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। अब यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स है तो उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोरोना वायरस नेटवर्क की बात करते हैं। तो WHO ने कोरोना वायरस नेटवर्क लॉन्च किया है। कोरोना वायरस नेटवर्क लॉन्च किया है WHO ने, जिसको कोविनेट कहा गया है। ठीक है, कोविनेट जिसको कहा गया है, कोविनेट। ठीक है, तो ये नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरी है टू मॉनिटर इमर्जिंग कोरोना वायरसेस। ठीक है, तो अभी कोरोना वायरस पूरी तरीके से गया नहीं है, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं पे उसके वेरिएंट निकल के आ रहे हैं, तो उन सबको मॉनिटर करने के लिए WHO ने लॉन्च किया है कोविनेट। ठीक है, कोविनेट याद रखिएगा, WHO ने ये लॉन्च किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। किसके लिए? टाइमली डिटेक्शन, मॉनिटरिंग और असेसमेंट के लिए। कोरोना वायरसेस के जो वेरिएंट्स हैं उनके टाइमली डिटेक्शन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए और असेसमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है शेंजन एरिया से रिलेटेड। तो यूरोप में एक एरिया है जिसको शेंजन एरिया के नाम से जाना जाता है। ये पर्टिकुलर ज्योग्राफी में क्या होता है कि आप बिना किसी वीज़ा के आप यहाँ पे घूम सकते हैं, हर कंट्री में जा सकते हैं। यूरोपियन यूनियन के जो भी शेंजन एरियाज की कंट्रीज हैं उनमें आप बिना वीज़ा के आराम से घूम सकते हैं। ठीक है, तो रोमेनिया और बल्गेरिया जो है न्यूएस्ट मेंबर बने हैं शेंजन एरिया के। ठीक है, विच इज यूरोप्स आईडी चेक फ्री ट्रैवल जोन है, जहाँ पे आपकी आईडी नहीं चेक होती। बस एक बार आप कहीं एंट्री पे बॉर्डर पे आप आराम एक बार चेक कराएं, फिर आप पूरे यूरोपियन यूनियन भर में, शेंजन एरिया भर में पूरे में घूम सकते हैं। ठीक है, बिना आईडी के। ठीक है, तो रोमेनिया और बुल्गारिया नए एंट्रेंट्स हैं, नए मेंबर स्टेट्स हैं शेंजन एरिया को ज्वाइन करने वाले। ठीक है, अब टोटल शेंजन एरिया में कितने मेंबर्स हो गए हैं? तो 29 मेंबर्स हो गए हैं। ठीक है, शेंजन एरिया के बारे में देख लेते हैं। तो शेंजन एरिया एक फ्री ट्रैवल एरिया है दैट इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन मेंबर्स एक्सेप्ट आयरलैंड एंड सिप्रस एंड द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन मेंबर स्टेट्स ऑफ आइसलैंड, लिechtenstein, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लेक्टेस्टीन। ठीक है, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ा गया है, हम भी देखेंगे, आप भी देखिएगा। ठीक है, तो शेंजन एरिया क्या है? ये फ्री ट्रैवल एरिया है। ठीक है, फ्री ट्रैवल एरिया है यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 27 कंट्रीज थी, अब 29 हो गई हैं। लेटेस्ट कौन सी एंट्री की है, कौन सी कंट्रीज एंट्री की हैं इसमें? तो रोमेनिया एंड बल्गेरिया। ठीक है, रोमेनिया एंड बल्गेरिया, याद रखिएगा, ये दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग ने देखी है। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा था कोविनेट के बारे में। कोविनेट जो है क्या करेगा? टाइमली डिटेक्ट करेगा, मॉनिटर करेगा जो भी नए कोरोना वायरस के वेरिएंट्स निकल रहे हैं। इसको किसने लॉन्च किया है? इसको WHO ने लॉन्च किया है। ठीक है, और शेंजन एरिया में कौन सी दो नई कंट्रीज आ गई हैं? रोमेनिया और बल्गेरिया। तो अब टोटल शेंजन एरिया में कितनी कंट्रीज हैं? 29 मेंबर्स हैं। ठीक है, सारे मेंबर्स नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि आयरलैंड और सिप्रस जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है वो शेंजन एरिया का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो आयरलैंड और सिप्रस नहीं है, बाकी कंट्रीज जो हैं वो हैं। ठीक है, टोटल 29 मेंबर्स हैं शेंजन एरिया में। ठीक है, लेटेस्ट कौन कौन से हैं? रोमेनिया और बल्गेरिया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है जिम्बाब्वे से। तो जिम्बाब्वे ने नई गोल्ड बैक्ड करेंसी लॉन्च की है जिसका नाम है ZIG, जिग। ठीक है, तो याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में जिग क्या है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये जिम्बाब्वे का नया गोल्ड बैक्ड करेंसी है, जिम्बाब्वे डॉलर्स। ठीक है, तो ये नई करेंसी है जिसका नाम है जिम्बाब्वे गोल्ड। ठीक है, जिम्बाब्वे गोल्ड विच इज बैक्ड बाय गोल्ड एंड फॉरेन करेंसीज टू रिप्लेस इट्स लोकल करेंसी जिम्बाब्वे डॉलर्स। ठीक है, तो जिम्बाब्वे डॉलर्स को रिप्लेस करके जिम्बाब्वे गोल्ड नई करेंसी लॉन्च की गई है जिम्बाब्वे में, जिसका नाम है ZIG। ठीक है, ZIG। नेक्स्ट है सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया चेयर हो गया है यूनाइटेड नेशंस के विमेन राइट्स कमीशन का। ठीक है, यूनाइटेड नेशन विमेन राइट्स कमीशन को अब सऊदी अरेबिया चेयर करेगा। ठीक है, तो इसमें जो अब्दुल अजीज अल वाजिल हैं, जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं सऊदी अरेबिया के UN में, वो इलेक्ट हुए हैं एज चेयर ऑफ
विमेन राइट्स कमीशन, कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन, CSW के चेयर जो है अपॉइंट हुए हैं सऊदी अरेबिया के अब्दुल अजीज अल वासिल, ठीक है। और इन्होंने सक्सीड किया है किसको, अंटोनियो मैनुएल लैग्डमेव को, जो कि फिलीपीन से आते हैं, ठीक है, फिलीपीन से आते हैं, उनको रिप्लेस किया है अब्दुल अजीज अल वासिल ने। कहाँ पे, यूनाइटेड नेशंस विमेन राइट्स कमीशन या यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन को कौन चेयर करेंगे, सऊदी अरेबिया चेयर करेगा, ठीक है। इसके बाद बड़ी हाई तौबा मची थी कि सऊदी अरेबिया में तो ऑलरेडी जो ह्यूमन राइट्स है उनको वायलेट किया जा रहा है, फिर भी सऊदी अरेबिया से जो है जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो चेयर करेगा। तो ये सब खैर पॉलिटिक्स की बातें, इन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें याद रखना है कि जो भी यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का चेयर है वो कहाँ से है, वो सऊदी अरेबिया से है। कौन है, अब्दुल अजीज अल वासिल। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है, इन्होंने फिलीपींस के एंटोनियो मैनुएल लैग्डमेव को सक्सीड किया है, ठीक है। तो ये दो चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। CSW के बारे में देख लेते हैं। तो कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन स्टैब्लिश हुई थी 1946 में अंडर यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर CSW का निर्माण किया गया था, कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का 1946 में, ठीक है। इसमें 45 स्टेट्स होते हैं और एक चेयर होता है, ठीक है। और कहाँ कहाँ से आते हैं, तो 13 मेंबर्स फ्रॉम अफ्रीका, 11 फ्रॉम एशिया, 9 फ्रॉम लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन, 8 फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट्स एंड 4 फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन किसके अंदर है, तो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर है, ये 1946 में बनी थी। करंट चेयर इसके कौन है, तो सऊदी अरेबिया के अब्दुल अजीज अल वासिल है, ठीक है। एक बार फिर से सारी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो ZIG आप जानते हैं क्या है, ZIG जो है वो जिम्बाब्वे की गोल्ड करेंसी है, जिम्बाब्वे गोल्ड जिसके नाम है, ठीक है, जिम्बाब्वे की गोल्ड करेंसी है। और यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन को कौन चेयर करेगा, सऊदी अरेबिया के अब्दुल अजीज अल वासिल, ठीक है, अब्दुल अजीज अल वासिल। इन्होंने किसको सक्सीड किया है, इन्होंने फिलीपींस के एंटोनियो मैनुएल लैग्डमेव को सक्सीड किया है। कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन कब बना था, 1946 में बना था। किसके अंदर बना था, तो ये यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंतर्गत ये बना था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ है आर्टेमिस अकॉर्ड से रिलेटेड। तो आर्टेमिस अकॉर्ड्स को ज्वाइन करने वाला लेटेस्ट नेशन है वो है स्वीडन, ठीक है। आर्टेमिस अकॉर्ड्स को रिसेंटली स्वीडन ने क्या किया है, अडॉप्ट किया है, अप्रूव किया है, और ऐसा करने वाला ये 38th नेशन बना है, ठीक है। तो स्वीडन ऑफिशियली बिकेम 38th नेशन टू साइन नासाज आर्टेमिस रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये आर्टेमिस रिकॉर्ड क्या है, ये पीसफुल स्पेस एक्सप्लोरेशन और आउटर स्पेस के यूसेज के लिए एक गाइडलाइंस है, ठीक है। ये इंडिया बेस का पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। और लेटेस्ट जो नेशन है वो स्वीडन है, ठीक है। 38th नेशन बना है स्वीडन, किस चीज़ में, आर्टेमिस अकॉर्ड्स को अप्रूव करने में। आर्टेमिस अकॉर्ड्स का मतलब क्या है, जो भी आउटर स्पेस के लिए जो पीसफुल यूसेज है उसके लिए एक प्रैक्टिकल गाइडलाइंस है, ठीक है। तो याद रखिएगा स्वीडन जो है 38th नेशन बना है आर्टेमिस अकॉर्ड्स को साइन करने वाला। आर्टेमिस अकॉर्ड्स कब लॉन्च किया गया था, तो आर्टेमिस अकॉर्ड्स को लॉन्च किया था नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने, कब, 2020 में, ठीक है, 2020 में। जिसके अंतर्गत क्या हुआ था, प्रैक्टिकल सेट ऑफ गाइडलाइंस प्रमोट की गई थी फॉर पीसफुल स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा स्वीडन जो है 38th नेशन बना है आर्टेमिस अकॉर्ड्स को साइन करने वाला। आर्टेमिस अकॉर्ड्स किसका इनिशिएटिव है, नासा का इनिशिएटिव है। कब आया था, 2020 में आया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रैक्टिकल सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर पीसफुल स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे डायमेंशंस क्लियर होते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज से रिलेटेड। तो यूनाइटेड नेशंस HCR हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज ने लॉन्च किया है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज क्लाइमेट रेजिलियंस फंड विच विल रेज $100 मिलियन, ठीक है, $100 मिलियन को रेस करेगा बाय 2025। और इसके अंतर्गत क्या होगा, जो भी रेफ्यूजीज हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी, ठीक है। आप जानते हैं हर जगह क्लाइमेट रेफ्यूजीज हैं, कुछ म्यांमार में जैसे रेफ्यूजीज हैं, रोहिंग्याज हैं, ये सब लोग हैं, ये सब रेफ्यूजीज हैं, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे इनके मारे जाने का डर है या क्लाइमेट का डर है, डूब जाने का डर है, तो ये सब डर है जिसकी वजह से रेफ्यूजीज जो है अपनी होम स्टेट को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो ऐसे लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज ने एक फंड लॉन्च किया है जिसका नाम है क्लाइमेट रेजिलियंस फंड, और जिसके अंतर्गत $100 मिलियन को रेस किया जाएगा बाई 2025,
5, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या होगा, इससे अंतर्गत ये होगा कि क्लाइमेट रिलेटेड मेजर्स को प्रमोशन किया जाएगा, ताकि जो भी रेफ्यूजीज हैं उनको उनको इंक्लूसिविटी दी जाए, वो अपने आप को एक सोसाइटी में सेफ और प्रोटेक्टेड फील करें। तो ये सारे काम होंगे क्लाइमेट रेजिलियंस फंड से, ठीक है। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज कौन है अभी, तो फिलिपो ग्रैंडी है, ठीक है, फिलिपो ग्रैंडी है। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज कब बना था, 1950 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर्स है जिनीवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, जिनीवा स्विट्जरलैंड में। ध्यान दीजिएगा, $100 मिलियन जो है क्लाइमेट रेजिलियंस फंड के लिए रेज किया जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपसे यही पूछ ले क्लाइमेट रेजिलियंस फंड किसने लॉन्च किया है, तो आपको याद रखना है ये रेफ्यूजीज, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज का इनिशिएटिव है, ठीक है।